Okay, so students and friends, my name is Gulshan Dua. Basically, I am an engineer belonging to Indore. Recently, I am pursuing MTech in SVITS also. So let's start one of the biggest, or we can say the simple topic of physics, that is forces. Okay, so first of all, we know about a simple terms, that is force. Okay, so I write down it. हम इसे फोर्स और फोर्सेस दोनों बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम देखा जाए तो हमारे पास में जो नेचर के अंदर या नेचुरल फिनोमिनास के अंदर होने वाले जो फोर्सेस हैं, दैट इज़ फोर. ओके, चार फोर्सेस की हम बात करते हैं, पर उससे पहले हम ये देखते हैं कि फोर्स होता क्या है. अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स कुछ नहीं, अगर एक सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो डेट इज कॉल्ड टू थिंग इसके अंदर आती है, डेट इज कॉल्ड पुश एंड पुल. अब आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि पुश एंड पुल होता क्या है. अगर कोई ऑब्जेक्ट से कोई चीज़ जा रही है, फॉर एग्जांपल एक फोर्स की बात करते हैं, एक बॉल है मेरे पास में और एक बॉल यहाँ है. ओके, अगर इस बॉल को मैं थ्रू करता हूँ इस बॉल पे, तो इस बॉल की वजह से इसका क्या क्या मूवमेंट अपने पास में आएगा. एक तो इसकी पोजीशन वो होगी चेंज, ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा. इवन हो सकता है अगर ये नॉर्मल बॉडी ना हो, ये स्ट्रॉन्ग बॉडी ना हो, अगर ये वीक बॉडी ना हो, तो इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाए. ओके, सो ये तीन थिंग्स अगर आप देखेंगे कि कोई भी फोर्सेस की वजह से ये तीनों चीज़ें चेंज हो सकती है, पोजीशन, उसका डिस्टेंस, उसका स्ट्रक्चर, ये तीनों चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं किसी भी फोर्सेस की वजह से. ओके, सो फोर्स क्या है? पुश एंड पुल फिनोमिना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पुश की बात करेंगे तो अगर किसी डोर को अगर आपने धक्का दिया, डेट इज कॉल्ड पुश. जहां लिखा ही रहता है डोर्स पे, अगर आपने देखा होगा कि पुश क्या होता है, तो अगर किसी डोर के ऊपर अगर आप पुश और पुल लिखा हुआ है तो डेट इज अ टाइप ऑफ फोर्सेस. ओके, जब आप पुश करेंगे तो उसको धक्का देंगे तो नॉर्मल सी बात है कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. जब आप उसको पुल करेंगे तो भी आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो ये दो टाइप के होते हैं, पुश एंड पुल. तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन अगर फोर्स की कोई डिफाइन करता है, डेट इज कॉल्ड पुश एंड पुल. या तो उसको वो धकेलेगा या तो एक्चुअली में वो अपने साथ में लेके आएगा. ठीक है, यहाँ पर वो धकेल रहा है. इस केस के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर अगर देखा जाएगा तो एक्चुअल हमारी एक बॉल है जो दूसरी बॉल को एक्चुअली में धकेल रही है. ऐसा हो सकता है कि ये पुल भी हो जाए, पर इसका एक रीजन है कि अगर ये पुल होगी तो इसके लिए यहाँ पर क्या चाहिए, मतलब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए, दैट इज कॉल्ड मास. अगर मेरा मास इस वाले ऑब्जेक्ट का इस वाले ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, ठीक है, ओके, मोर है, और मैं फोर्स अगर कम लगा रहा हूं तो होगा क्या, ये मास जो है वो इतना ज्यादा है, हम मान लेते हैं इनफाइनाइट मास का है. ओके, अगर हम इनफाइनाइट मास के ऑब्जेक्ट्स पे कोई भी हमारी बॉल अगर हम फेंकते हैं, ठीक है, तो वहां फिनोमिना उल्टा हो जाएगा. वहां होगा एक्चुअली में हमारे पास में पुल. ठीक है, मतलब ये इसको अपने और वापस से धकेल देगी, ना कि ये बॉडी आगे की तरफ खिसकेगी. तो ये फोर्स का पूरा फिनोमिना, ये फिजिक्स का नॉर्मल फिनोमिना है, दैट इज कॉल्ड पुश एंड पुल. और पुश एंड पुल ही ये दो वर्ड मिला के हमारे पास में एक्चुअली में फोर्स क्रिएट करता है. अब मैंने यहाँ पर फोर्सेस इसलिए लिखा क्योंकि हम यहाँ पर नेचुरली फोर्सेस की बात कर रहे हैं, हम फोर्स की बात नहीं कर रहे. अब नेचर में पाए जाने वाले एक्चुअली में चार फोर्सेस होते हैं. पहले हम समझ लेते हैं एक एक फोर्स को. ओके, अब फोर्सेस हमारे पास में एक्चुअली में चार फोर्सेस होते हैं जो हम मेनली देखते हैं हमारे नेचुरल फिनोमिनास के अंदर. तो फर्स्ट फोर्स हम जो देखते हैं वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकेंड वन हमारे पास में जो है दैट इज वीक फोर्स या फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स. थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. एंड जो फोर्थ वन हमारे पास में है दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ओके, ये फोर फोर्सेस है जो नेचर के अंदर काम करते हैं. मेनली इन चारों फोर्सेस पे ही एक्चुअली हम डिस्कस करते हैं, और यही चारों फोर्सेस है जो एक्चुअली में नोन है और हमारे पास में इसकी इंफॉर्मेशन है. ये फिजिक्स के वो स्तंभ है जहां पर हम हर चीज़ को जान सकते हैं. इन्हीं के बारे में हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर, और इन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. जब तक आप फिजिक्स में फोर्सेस के बारे में नहीं जानेंगे, आप फिजिक्स को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सबसे पहले हम फोर्सेस को जानें. ठीक है, अब फोर्स क्या होता है?
अब फोर्स अगर हम देखा जाए तो हमारी जिंदगी के अंदर पल पल पे हमको फोर्स लगते रहते हैं। एक फोर्स जो हमारे साथ में एक्चुअली में कनेक्टेड रहता है, डेट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारे साथ में हमेशा कनेक्टेड रहता है। बिकॉज हम अर्थ पे रहते हैं, ठीक है, हम दूसरे प्लेनेट पे नहीं रहते जहाँ ग्रेविटी नहीं है, हम अर्थ पे रहते हैं जहाँ पर ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी होने के कारण एक फोर्स हम पे जो हर पल, हर सेकेंड, हर मोमेंट पे लग रहा है, डेट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बहुत ही सिंपल फोर्स होता है जो आसानी से महसूस किया जा सकता है, जो हमारी बॉडी हमेशा हमको महसूस करवाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पैर पे खड़े हो, ओके, तो आपको सडनली एक पैर जहां पर आपका दूसरा पैर है वहां पर एकदम कंपन होना स्टार्ट हो जाएगा या पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो दूसरा जो फोर्स है वो आपको क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ये बता रहा है कि आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो आपकी बॉडी के अंदर पेन क्रिएट कर रहा है। वो कुछ नहीं है, वो एक फोर्स है जो चाह रहा है कि आपकी बॉडी वापस से एक बैलेंस पोजिशन पर आ जाए जहां पर आपकी बॉडी नॉर्मलाइज हो जाए। तो डेट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपकी बॉडी पे हमेशा लगता है। जब भी आप ग्रेविटी से विपरीत काम करते हैं, ठीक है, ये फोर्स वहां पर एक्टिव हो जाता है और वो हमेशा लगने की कोशिश करता है जब तक आप बैलेंस कंडीशन में ना आ जाए। ऐसा नहीं कि बैलेंस कंडीशन में फोर्स नहीं लगता, बैलेंस कंडीशन में भी ये फोर्स हमेशा आपको लग रहा है। अगर ये फोर्स नहीं लगता तो नॉर्मल सी बात है कि वी कैन फ्लाई, हम यहाँ पर उड़ सकते हैं आराम से। अगर जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वी कैन इजीली फ्लाई, क्योंकि जहां पर फोर्स ही नहीं है जो हमको रोक सके, तो हम इजीली किसी भी जगह पे से किसी भी जगह पे पहुंच सकते हैं फ्लाई करके, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक इस टाइप का फोर्स है जो ग्रेविटी की वजह से हम पे लगता है, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से अगर वो लगता है तो इसका मतलब ये है कि उसका इन्फ्लुएंस जो रहेगा वो हमारी बॉडी पे लगातार लगता रहेगा, और लगातार लगने के कारण ही हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज द फोर्स वी एक्सपीरियंस्ड इन आवर डेली एक्टिविटीज और इन अ सिंगल मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज दैट टाइप ऑफ फोर्स। अब हम इसकी और बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको एलाबोरेट कर लेते हैं। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की और आगे जाके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन चारों फोर्सेस का एक्चुअली में क्या है, बेसिक वर्जन है। बेसिक वर्जन या फिर बोल सकते हैं हम कि स्केलिंग है। हम क्या करते हैं, हम अगर अर्थ पे रहते हैं तो हमारे साइंटिस्ट ने ये कर रखा है कि अगर किसी फोर्स को अगर समझना है, उसकी वैल्यू को समझना है, उसके प्रभाव को समझना है, तो हम ग्रेविटेशनल की वैल्यू को हमेशा, फोर्स की वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूं 10 किलो वेट की, ठीक है, तो 10 किलो वेट की बात करूंगा तो 10 किलो डायरेक्टली हम अभी नाप, जैसे फॉर एग्जांपल हम बाट से नापते हैं, ठीक है, या वेइंग मशीन से नापते हैं, या जो भी हम प्रोसेस अपनाते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास एक रेफरेंस वेट रहता है 1 किलो। अगर 1 किलो के 10-10 बाट हो जाएंगे तो वो 10 किलो हो जाएगा, ठीक है। तो हम पता करते हैं कि यार 1 किलो के बजाय ये कितने किलो है, 10 किलो, इसका मतलब ये 10 गुना एक्चुअली में ज्यादा उससे क्या है, भारी है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर रेफरेंस किसका है, ग्रेविटेशनल फोर्स का। इन सब फोर्स को नापने के लिए हमारे पास एक फोर्स है जो हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू हमने, या हम साइंस की लैंग्वेज में इसको क्या माना है, 1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 1। अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 है, और इसी हिसाब से इन सब फोर्स की स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस हमने डिस्क्राइब कर रखी है। अब दूसरी बात आ जाते हैं कि ये तो वैल्यू हो गई, या बिल बोल सकते हैं इसका पावर हो गया। सेकेंड थिंग, अगर हम बात कर सकते हैं इसकी रेंज का, तो आपने देखा होगा कि रेंज क्या होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की हमेशा जो रेंज होती है वो रहती है इनफाइनाइट। अगर आप यहाँ हैं तो भी आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अगर आप 10वीं मंजिल पे हैं तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और अगर आप एक्चुअली में सबसे टॉप फ्लोर पे भी चले गए तो भी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इवन आप फ्लाई कर रहे हैं एरोप्लेन के अंदर तो भी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब इसकी रेंज क्या है, इनफाइनाइट है। इसको ऐसा भी समझे, आप ये सोच रहे होंगे यार कि ऊपर जाने के बाद में तो हमारे पास फोर्स लगता नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स, हम तो उड़ने लग जाते हैं स्पेस में जाने के बाद में। तो आप इसको दूसरी तरीके से देखें, ठीक है, वहां समझना आसान होगा। एक प्लेनेट का दूसरे प्लेनेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी लग रहा है, हमेशा लगता रहेगा। वो कम प्रभाव में रहेगा, ज्यादा प्रभाव में रहेगा। उसी की वजह से हमारी एक्सिस पे, अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है और कंटिन्यूसली सन के आसपास रोटेट कर रही है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इनफाइनाइट दूरी पे लग रहा है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम और एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल है मून। मून और अर्थ का कनेक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स से ही है। अगर मून हमारे पास में इतना करीब है तो डेट इज वाई कि उस पर कंटिन्यूसली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो उसको ऑर्बिट में घूमने में मदद कर रहा है। मतलब अगर किसी चीज के पास में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसका मतलब उसके यहाँ पर हम सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकते, बिकॉज सैटेलाइट को लॉन्च होने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, डेट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। वही उसको एक्चुअली में
बताएगा कि आपको ऑर्बिट के अंदर किस तरीके से घूमना है और क्या एक्चुअली में फोर्स के साथ में आपको उसका चक्कर लगाना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन अ सिंगल ऑर्बिट, या फिर बोल सकते हैं मल्टीपल ऑर्बिट। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर हमारे पास में रहना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर हम ऐसी बॉडी की बात करें जहां पर ग्रेविटी है ही नहीं, तो वहां पर हम सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकते, या फिर हम सैटेलाइट एक्चुअली में वहां पर ऑर्बिट के अंदर उसके आसपास वो नहीं घूम सकता, वो उसकी रेंज से दूर चले जाएगा और वो बाहर चले जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये हो गया। इसकी रेंज हमने क्या बताई है, इनफाइनाइट। ओके, अब इनफाइनाइट इसकी रेंज है। ओके, अब इसके बाद में एक और चीज की बात कर लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स से और क्या क्या चीजें हो सकती है संभव। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसका ईयर बता देता हूं जब इसको नोन करा गया। ठीक है, 17th सेंचुरी अगर हम देखा जाए तो ये पूरी की पूरी सेंचुरी जो थी वो ग्रेविटी के अराउंड ही घूम रही थी। ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी एक स्टोरी है, सिंपल सी। जब हमारे पास में ग्रेविटी की बात कर रहे थे हम, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे थे, तब हमारे पास में एक फेमस साइंटिस्ट है जो बहुत बड़े फिजिसिस्ट माने जाते हैं, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन एक्चुअली में ये जो ग्रेविटी का पूरा कॉन्सेप्ट है अपनी लाइफ के अंदर यंग एज के अंदर ही कंप्लीट कर चुके थे, यंग एज के अंदर ही कंप्लीट कर चुके थे। बट हुआ ये था कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने उनकी दूसरी छुरी को चुरा लिया था। ठीक है, उन साइंटिस्ट का नाम भी आपने पढ़ा होगा, डॉपलर, आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उन्होंने उसका एक पॉइंट चुरा लिया था, मतलब उनकी जब रिसर्च जब डिस्कशन करते थे तो उनका एक पॉइंट चुरा लिया था। उसकी वजह से वो बहुत हताश हो गए थे, परेशान हो गए थे, और ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था ये उन्होंने दबा के रख लिया था। ठीक है, मतलब ये इनको उजागर नहीं करा था। ये उजागर उन्होंने 20 साल के बाद में करा, तब उनकी बुक पब्लिश हुई, तब लोगों को पता चला कि एक्चुअली में ऑल दो चीज़ें हमारे पास में जो है वो ग्रेविटी की वजह से ही हम यहाँ पर अट्रैक्टेड है। एप्पल अगर नीचे ही गिरता है तो क्यों गिरता है, तो ये पूरी की पूरी जो फोर्सेस की थ्योरी है वो एक्चुअली में सर आइजैक न्यूटन ने दी थी 17th सेंचुरी के अंदर। ओके, तो इट इज ऑल डिफाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर हम पावर वैल्यू क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं। रेंज क्या है इसकी, इनफाइनाइट है। ईयर क्या है इसका, 17th सेंचुरी है। और सर आइजैक न्यूटन ने इसको एक्चुअली में डिस्कवर करा है। ओके, अब डिस्कवर करा, मैंने इन्वेंटेड नहीं बोला यहाँ पर, डिस्कवर करा है इसका मतलब इसको खोजा गया है, पहले से ही मौजूद था। इन्वेंटेड और डिस्कवर ये दो अलग अलग वर्ड है जो आपको ना फिजिक्स के लैंग्वेज में हमेशा सुनेंगे। ठीक है, तो डिस्कवर का मतलब ये होता है कि जो पहले से चीजें हैं और किसी इंसान ने या किसी व्यक्ति ने उसको खोज लिया, दैट इज कॉल्ड डिस्कवर। इन्वेंटेड का मतलब है आपने कोई चीज बनाई जो पहले से मौजूद नहीं थी, दैट इज कॉल्ड स्मार्टफोन। अगर हम देखा जाए कैमरा, मोबाइल्स, ये सब चीजें हमने बनाई है तो हमने उसको इन्वेंट करा है क्योंकि वो पहले से मौजूद नहीं थी। तो अगर किसी चीज को हम बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन, और अगर हम किसी चीज को ढूंढते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन के अंदर यहाँ पर फर्क आपको नजर आ जाएगा। ओके, सेकेंड फोर्स की तरफ चलते हैं हम, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, अब न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो हम एक जो फोर्स है जो आपने हमेशा पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर्स के बीच में लगता है। अब न्यूक्लियर्स के बीच में, अब न्यूक्लियर्स क्या होते हैं पहले वो थोड़ा सा समझ लें। तो अगर मैं छोटा सा डिस्क्राइब करूं न्यूक्लियर्स को, तो न्यूक्लियर्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। ओके, ओके, अब हम एटम, ये एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बोर ने दिया था 1950 के अराउंड। अब बोर ने जब एटम का स्ट्रक्चर दिया था कि इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर है। मतलब अगर आप इसके अंदर डीप में जाएंगे तो आपको पूरी की पूरी एक्चुअली में एटॉमिक साइंस पढ़ना पड़ेगी, एटॉमिक फिजिक्स पढ़ना पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर ऑल अवेलेबल है। बट अगर हम सिंपल एटम का स्ट्रक्चर बनाए तो एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इस तरीके से दिखेगा तो इसके अंदर भी दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, इवन तो दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। जो फोर्सेस मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं, सबसे पहले तो एक वीक न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है, सेकंड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी यहाँ पर काम कर रहा है। अब वो कैसे काम कर रहा है पहले हम समझेंगे। जब हमने एक्चुअली में न्यूक्लियर एटम का स्ट्रक्चर देखा तो हमने देखा कि एटम के अंदर मेनली हम तीन चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन, सेकेंड है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन, और थर्ड है न्यूट्रॉन। ओके, ये तीनों चीज हमारे पास में रहती है, मेनली हम इसको पढ़ते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज होती है, न्यूट्रॉनी होती है, और उसके बाद में हमारे पास नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट अभी हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स जो अभी पाए गए हैं दैट इज कॉल्ड 18, पर हम अभी इस फोर्स को समझने के लिए हम सिर्फ 3 पार्टिकल्स की बात करेंगे जो कि मेनली हमने पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है इस पूरे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास में कहाँ लगेगा, ये हमारा अगर न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली में दो चीजें प्रेजेंट है, एक दैट इज प्रोटॉन और सेकेंड
हमारे पास में न्यूट्रॉन, ओके, और इसके आसपास क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, ओके। तो अगर हम बात करेंगे कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के बीच में रहेंगे, न्यूक्लियस एक छोटा सा पार्ट होता है जिसका डायामीटर बहुत ही कम होता है, मतलब इवन अगर हम पूरे एटम की बात करें तो एटम का भी डायामीटर बहुत कम होता है, हम उसको एक्चुअली में देख नहीं पाते, या अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो हम किस तरीके से इसको एटम को हम डिफाइन करेंगे पहले समझना। ये मेरे पास मार्कर है, ओके, ये मार्कर एक्चुअली में प्लास्टिक का बना हुआ है। अगर इसको मैं कट करते जाता हूँ, कट करते जाता हूँ, कट करते जाता हूँ, और लास्ट इनफाइनाइट कट करने के बाद में एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर उसको अब कट नहीं करा जा सकता, और दैट इज कॉल्ड एटम। एटम एक सिंगल यूनिटी है जो कि कट नहीं हो सकती अगेन वापिस से, अगर आप उसको काटना चाहो तो। वो एटम इतना छोटा या इतना बारीक होता है जिसको हम एक्चुअली में फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट एक्चुअली हाथ लगाते से वो एक्चुअली में बारीक कणों में बदल जाता है। तो एटम ये चीज है, उसके अंदर एटम के अंदर हमारे पास में सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके अंदर हम नेकेड आइट से उसको नहीं देख सकते, हम उसको एक्चुअली में देखने से हमको इलेक्ट्रॉनिक टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो कहाँ पर ये फोर्स एक्चुअली में अप्लाई होते हैं वो उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। मतलब अगर मैं बात करूं वीक न्यूक्लियर फोर्स की तो वो यहां और यहां अप्लाई होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहे हैं, इस न्यूक्लियस के आसपास, तो उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, ओके, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है। अगर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहां पर लग रहा है, यहां पर मिडिल के अंदर बीच में, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन से बांधे हुए या एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से बांधे हुए, वहां पर जो फोर्स लग रहा है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम SNF की भाषा में समझ सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और यहां पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स, मतलब WNF, ओके। तो ये दो फोर्सेस को हम एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मतलब एटम्स हम डिफाइन कर सकते हैं। इस एटम से हमने ये समझा कि वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअली में कहाँ पर है और वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअली में कहाँ पर लग रहा है, इसका एक थोड़ा एग्जांपल हम समझ लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके आसपास घूम रहा है, यहाँ भी घूम रहा है, सेकंड ऑर्बिट में भी घूमेगा, थर्ड ऑर्बिट में भी घूमेगा, इवन उसके बाद में भी ऑर्बिट्स में वो घूमता रहेगा, ठीक है। अगर वो घूम रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज को ऑर्बिट में घूमने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अर्थ के आसपास किसी चीज को घूमने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए एक्चुअली में मिडिल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। वो हमारे पास फोर्स लगेगा, वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो इन दोनों के बीच में लगेगा। मतलब यहीं से बात आप समझ लें कि अगर मेरे पास में ये अर्थ है और इसके आसपास कोई सैटेलाइट घूम रहा है, तो वो उसके न्यूक्लियस में जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से घूम रहा है। इसी तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा, मतलब उसके आर पार चक्कर काटेगा, उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, वो किसकी वजह से करेगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से करेगा। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन को मदद करता है, या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को संभालता है कि वो ऑर्बिट से ना चले जाएं और वो ऑर्बिट के अंदर ही रहें। वो फोर्स जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। इतना आ गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहले इसकी पावर वैल्यू की बात करें, ओके, रेंज, ईयर, ओके। पावर वैल्यू जो हमारे पास में होती है इसकी, वो 10 टू द पावर -31, सॉरी 10 टू द पावर 31। अब 10 टू द पावर 31 क्या है, अगर ये 1 है तो ये फोर्स इससे 10 टू द पावर 31 गुना बड़ा है। तो आप इमेजिन करें कि 10 के पीछे यहाँ पर 31 जीरो लगे हुए हैं। इतना बड़ा फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले इतना ज़्यादा बड़ा है। मतलब इसका जो प्रभाव होगा इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली में अपने ऑर्बिट के अंदर प्रोटॉन के साथ में, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम महसूस करते हैं उससे कितना गुना होगा, करीबन 10 टू द पावर 31 गुना, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है, रेंज का मतलब ये कितनी जगह पे लगता है, देखो रेंज का मतलब है कितनी जगह पे लग सकता है। तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी, डेट इज कॉल्ड 10 टू द पावर -15
मीटर। आप सोचो मीटर के आप इतने हिस्से कर दो, इतने हिस्से कर दो कि उसको 10 टू द पावर 15 पे ले जाओ, तो जो सबसे छोटा हिस्सा होगा 10 टू द पावर -15 के अंदर अगर हम चले गए तो 10 टू द पावर -15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.0000000 करके ऐसे 15 जीरो लगेंगे और लास्ट में कितना आएगा हमारे पास में 1। डेट इज कॉल्ड, जो रेंज है किसके बीच में, न्यूक्लियर फोर्स के, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बीच में। तो ये आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात है ईयर। ओके सब ईयर अगर आप देखोगे तो उसको पहचानने के लिए, जानने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम करा वीक न्यूक्लियर फोर्स को भी समझने के लिए, पर जो रिसर्च थी उसके अंदर कहा जाता है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स को समझने के लिए सबसे पहले मैक्सवेल ने काम करा, ठीक है। देन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स को बोर ने काम करा, रदरफोर्ड ने काम करा, तो इन्होंने काम करा और सभी ने एक्चुअली में इसको डिफाइन करा। तो हम पर्टिकुलर इसका बारे में ये नहीं बोल सकते कि इसको पर्टिकुलर एक मतलब एक व्यक्ति ने या एक साइंटिस्ट ने इसको डिजाइन करा या बताया या डिस्कवर करा, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च हो रही है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर हम किसी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर आइजैक न्यूटन का मैंने नाम लिख दिया, यहाँ पर इस तरीके से नाम में नहीं लिख सकते क्योंकि बिकॉज वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च में बताया गया है कि यहाँ पर रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड के बाद में उसका स्टूडेंट बोर था, उसके बाद में फिर हमारे जो मेन साइंटिस्ट हैं, क्या नाम है, आइंस्टाइन, उन्होंने भी थोड़ा सा इस पर वर्क कर रखा है। तो ऑल्दो इन सब उन्होंने वर्क कर रखा है, इसलिए इसे हम यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। सेकेंड हमारे पास में थर्ड वाला फोर्स जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी आपको समझ में आ गया होगा, इसकी भी पावर वैल्यू और रेंज लिख देता हूं मैं। इसकी पावर वैल्यू जो है दैट इज 10 टू द पावर 39, मतलब ये इससे 10 टू द पावर 9 गुना या 10 गुना बड़ा है, ठीक है। इसकी जो रेंज है वो और कम हो जाती है, टेन टू द पावर -18 मीटर, मतलब ये और छोटे से हिस्से में लगता है, 3 जीरो और कम हो गया, इसका मतलब मीटर की रेंज और कम हो गई, स्पेस और कम हो गया, इसका मतलब ये और कम रेंज में लगेगा। एंड फाइनली इसका ईयर, वही बात है जहां पर हम बात कर रहे थे पहले कि यहाँ पर भी हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को, क्योंकि साइंटिस्ट ने एक्चुअली में किस वक्त इसको दिया है, क्योंकि मेनी रिसर्च और मेनी थ्योरी बोलती है कि यहाँ पर ये चीज़ें सभी ने मिलकर डिस्क्राइब करी है। लास्ट एंड फाइनल वन जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, डेट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे पास में एक इस टाइप का फोर्स है जो बोल सकते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। अब मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे कैसे आप समझ सकते हैं इसको, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, एक फोर्स होता है जो एक्चुअली में वेव्स पे काम करता है, रेडियो एक्टिव डिकेस पे काम करता है। अब इसको कैसे समझें हम, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास सिग्नल्स आते हैं, ओके। अगर मेरे पास सिग्नल्स आ रहे हैं तो वो किसकी देन है, दैट इज कॉल्ड रेडियो वेव्स, ओके। अगर मैं मोबाइल के अंदर नेट सर्फ कर पा रहा हूं तो डेट इज कॉल्ड व्हाट, वो भी रेडियो वेव से जो मेरे पास में आ रही है। तो ब्रॉडकास्टिंग और इन सब चीजों के लिए, कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास में एक जो हमारे पास में हथियार मौजूद है, या बोल सकते हैं कि फिजिक्स की बहुत अच्छी चीज मौजूद है जिसकी वजह से मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं या फिर ये वीडियो वहां तक पहुंच रही है, दैट इज कॉल्ड हमारे पास में ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स या फिर ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के अंदर हमारे पास में जो चीज आती है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब जो वहां पर बीच में लगती है। अब ये रेडियो वेव्स क्या है, रेडियो वेव्स का मतलब क्या होता है, कुछ सिग्नल्स जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। ये सिग्नल्स आपके मेरे जो पूरी इमेज है या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पूरी तस्वीर है ये सबसे पहले एक सिग्नल्स में कन्वर्ट होगी। अगर हम डिजिटल मीडिया के थ्रू जाने तो ये पूरी एक सिग्नल्स में कन्वर्ट होगी। ये सिग्नल्स एक्चुअली में आपके डिवाइस तक पहुंचेंगे, आपके डिवाइस में फिर वापस से कन्वर्टर लगा हुआ है, वो सिग्नल को वापस से वीडियो के अंदर कन्वर्ट करेगा, ऑडियो के अंदर कन्वर्ट करेगा और फाइनली आप तक डिलीवर करेगा। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी चीज़ें क्या है, एक्चुअली में वेव्स पे डिपेंड करती है। तो वेव्स अगर सिंगल जा रही है तो नॉर्मल सी बात है, उसका बिखरने का बहुत चांसेस है ना, कहीं भी फैल सकती है, वो किसी भी और जा सकती है, आप नहीं बुलाएंगे तो किसी और के पास जा सकती है, जैसे क्रॉस सिग्नल हो जाते हैं। हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को कॉल लगाते हैं और किसी और को कॉल लग जाता है ना, मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, ओके। तो वो ड्रॉप आउट्स कॉल्स भी रहते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि मिसकम्युनिकेशन हो गया, किसी को आप कॉल लगा रहे हो और किसी और को लग गया। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से होती है, क्योंकि वहाँ पर सिग्नल एक्चुअली में डिसऑर्डेड हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं, और उसकी वजह से आप किसी को लगाते हो और किसी तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका फिनोमिना है, मतलब इस तरीके की चीजें इन सब में होती है। और उसी फोर्स, जो फोर्स इनके बीच में लगता है, जो इनको बांधे रखता है, वो एक डायरेक्शन तक इनको पहुंचाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब यहां पर दो टर्म्स आती है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट, ओके। सो इन दोनों का प्लस ये फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो लगने वाला फोर्स है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के आपके बहुत सारे एग्जांपल हैं, पहले मैं मैग्नेटिक फोर्स के बता दूं। जब हम रिपल्शन फिनोमिना को देखते हैं या अट्रैक्शन फिनोमिना को देखते हैं तो वो आया था मैग्नेटिक के अंदर, हम देख ही रहे। अगर हमारे पास में आपके पास में
कोई आयरन है, ठीक है, आपके पास में कोई चुंबक है, आप उसको आयरन के साथ में जब आप जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा या तो रिपेल करेगी या तो अब एक्चुअली में अगर वो आयरन है तो नॉर्मल सी बात है वो अट्रैक्ट करेगा, पर अगर आपके पास में दो चुंबक है, अगर आप उसको अगर जोड़ रहे हो तो या तो वो अट्रैक्ट करेगी या तो वो रिपेल करेगी, क्योंकि उसके अंदर फिनोमिना आ जाता है नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ का, ठीक है, ओके, साउथ और साउथ रिपेल करेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो ये मैग्नेटिक के अंदर आता है, ठीक है, ये भी एक टाइप का फोर्स ही है जो आपके पास में होता है, पुश पुल फिनोमिना के अंदर ही है। अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन की बात हमने कर ली है, जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, अगर इन दोनों से मिलकर कोई फोर्स बना हुआ है डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड एक आपस में कंबाइन होती है, दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस तरीके से और क्या रेंज के अंदर आता है, पावर वैल्यू क्या है, तो उसको अपन देख लेते हैं। इसकी पावर वैल्यू है, सॉरी, इसकी 25 है, इसकी 31 है, ओके, रेंज इसकी जो है वो है इनफाइनाइट, मतलब ये भी दूर दूर तक लग जाता है, क्योंकि रेडियो वेव्स का कोई भी डायरेक्शन नहीं, मतलब बोल सकते हैं दूरी नहीं रहती है। हम अभी एक्चुअली में सिग्नल दूसरी गैलेक्सी से भी पा सकते हैं, हम एक्चुअली में सिग्नल सन से भी ले रहे हैं कंटिन्यूसली। हमारे पास में जो वेग्योर 1 और वेग्योर 2 है जो कि 1967 के अंदर नासा ने एक्चुअली में छोड़े थे, वो आज हमारी पूरे सोलर सिस्टम को क्रॉस कर गए, उसके बाद में भी हमारे सिग्नल्स वहाँ से अभी तक आ रहे हैं। तो मतलब इसकी रेंज इनफाइनाइट है, हम दुनिया भर से मतलब पूरे यूनिवर्स हम सिग्नल ले सकते हैं, इवन यूनिवर्स के छोर तक हम जा सकते हैं, वहाँ से भी सिग्नल हम ले सकते हैं। सिग्नल्स लेने और देने में टाइम लगता है, बट इसकी रेंज जो है वो दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट रेंज का। तो आपको रेंज समझ में आ गई होगी। और एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को बनाया गया था 19th सेंचुरी के अंदर, या फिर बोल सकते हैं अर्ली लेट 18th सेंचुरी के अंदर मैक्सवेल ने, ओके। तो ये ओल्ड टॉपिक था जो फोर्सेस के ऊपर था। यहाँ पर आपको फोर्सेस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि फोर्स एक पुश, मतलब अगर मैंने स्टार्टिंग के अंदर जो बोला है कि पुश और पुल फिनोमिना है, ठीक है, उसी की वजह से हम कुछ भी काम कर पाते हैं, बिना फोर्सेस के हम कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर हम चल भी पा रहे हैं तो भी फोर्सेस की वजह से चल पा रहे हैं, ठीक है, अगर हम कुछ काम कर पा रहे हैं तो भी फोर्सेस की वजह से कर पा रहे हैं। विदाउट फोर्सेस हम कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं अगर हम काम करने की कोशिश करेंगे और फोर्सेस नहीं है तो वो एक्चुअली में काम फ्लो हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल हवा जिस तरीके से बहती है ना, इस तरीके से हम बहना चालू कर देंगे, है ना। और हवा के अंदर भी एक्चुअली में फोर्सेस काम करते हैं, पर हवा बहुत माइन्यूट मास के अंदर रहती है तो उसके अंदर फोर्सेस इतने ज़्यादा काम नहीं करते, बाकी उसके अंदर भी काम करते हैं क्योंकि उसका मास होता है। तो जिन चीज़ों का भी मास होता है, ठीक है, उसके अंदर भी फोर्सेस लगते हैं, और जिन चीज़ों का मास नहीं होता उनके अंदर भी फोर्सेस लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स तो मास ओरिएंटेड फोर्स है, वीक न्यूक्लियर और वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी मास ओरिएंटेड फोर्स है। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो वो मास ओरिएंटेड नहीं है, वो एक्चुअली में वेव्स पे लगता है, मतलब वहाँ पर मास की कोई जगह नहीं होती। तो फोर्सेस हर जगह लग रहे हैं, जहाँ मास है वहाँ पर भी लग रहे हैं, जहाँ मास नहीं है वहाँ पर भी लग रहे हैं, पर फोर्सेस के बिना कोई काम होता नहीं है। अब दूसरी बात है कि हम इसको एक बार रिकेप कर लेते हैं। फोर्स इज ए पुश पुल फिनोमिना, जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ पुश हो रही है, पुल हो रही है, वो जस्ट फोर्स की वजह से हो रही है, फोर्स का ही फिनोमिना है। फोर्स चार नेचर, फोर्स है इसके चार नेचर अप्लाई होते हैं। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वैल्यू हमने पावर रेंज 1 रख रखी है, क्योंकि ये रेफरेंस फोर्स है, इन्हीं फोर्स से ये सब फोर्स डिफाइन होते हैं, इनकी रेंज डिफाइन होती है, तो ये रेफरेंस फोर्स है। ये मेनली हम डे टू डे हम हमारी बॉडी के अंदर रियलाइज़ करते हैं, समय समय पे हमारा इफेक्ट पड़ता है। इसकी रेंज इनफाइनाइट होती है, आइजैक न्यूटन के द्वारा बनाया गया, मतलब डिस्कवर करा गया। वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन से बांधने वाला फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स है, जबकि प्रोटॉन को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर न्यूक्लियस के अंदर रखने वाला जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। इनकी पावर है 10⁻25, 39, रेंज इतनी दूरी पे लगता है, ये -18 पे लगता है, मतलब शॉर्टेज जगह छोटी हो जाती है, ठीक है। ईयर और ईयर नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम करा तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। एंड लास्ट एंड वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसकी पावर वैल्यू 10⁻31 है और वो इनफाइनाइट रेंज पे काम करता है। 18th सेंचुरी में मैक्सवेल ने बनाया है और ये दोनों का मिक्सचर है, ओके। तो ये सबसे वीक फोर्स, अगर हम देखा जाए वीक फोर्स इसको बोलते हैं, पर सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियर फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उससे स्ट्रॉन्ग है, और सबसे वर्ल्ड का मतलब यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो दैट इज ऑल अबाउट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर करें और कमेंट करें, और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उसको किसी भी तरीके से आपसे कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।